वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि डीएनए की मैकेनिज्म यहाँ पे आप बताएंगे हम डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन करता है, कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यूज होते हैं, उन सब के बारे में एक एक पॉइंट सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ आज मैं आपको इस मैकेनिज्म में। ठीक है, तो बने रहिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 40 नंबर लेक्चर है ये, बेसिक थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए और एमएससी बॉटनी के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक लॉन्ग क्वेश्चन रिटन में ज़रूर आता है 10 नंबर का, ये आएगा ही आएगा इससे, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसको नोट कर लेना कॉपी में अपने, ताकि आगे चल के आपको यूजफुल साबित हो ये। अब देखिए, बात करते हैं इसके मेन टॉपिक पे, रिप्लिकेशन, इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो इससे पहले हमने मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट दिया था, उसके पहले वाटसन क्रिक के द्वारा रिप्लिकेशन के बारे में क्या बताया गया था, इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। इन दोनों का यानी मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट और वाटसन क्रिक मॉडल के माध्यम से किस तरीके से डीएनए रिप्लिकेशन करता है, इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप वो दोनों देखे हुए तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में आज हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म, डीएनए की मैकेनिज्म क्या होती है। ओके, डीएनए रिप्लिकेशन के पहले पॉइंट पे हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड। सबसे स्टार्टिंग में जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फास्फेट यानी न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन होगा। ठीक, दूसरे पॉइंट में जब एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक, तो क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब इसको हम बता दें आपको कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट, ठीक है, वह पोर्शन है जहाँ से स्टार्टिंग होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक, अब होता क्या है कि अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही पॉइंट होगा, यानी एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट पाया जाएगा। लेकिन अगर वही यूकैरियोटिक सेल है, क्या है, यूकैरियोटिक सेल, तो एक या एक से अधिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट उसमें होते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं, तो आपको प्रोकैरियोटिक में सिंगल बताना है, यूकैरियोटिक में नहीं बताना है, कई होते हैं। ओके, कोई लिमिट नहीं है। अब आगे पॉइंट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलने के बाद क्या हो जाएगा, कटिंग होगा। उसको कट करने के लिए, यानी डीएनए सीक्वेंस को कट करने के लिए, उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट को कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की आवश्यकता होगी, जो कि आकर के क्या करेगा, कटिंग करेगा। एंडोन्यूक्लियेज का क्या मतलब होता है, एंडो मीन्स अंदर, न्यूक्लियेज का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड्स को कट करने वाला, यानी इसका काम ही होता है न्यूक्लियोटाइड्स को कटिंग करना। ठीक, सीजर का काम करता है। सो अगले पॉइंट पे हो जाएगा, अब ये जो डीएनए सीक्वेंस को कट कर देगा, अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, आप समझिए इसको ऐसे। अब इस पॉइंट पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इस पॉइंट पे मिल गया है। अब यहाँ से क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, क्या स्टार्टिंग होगा, हाइड्रोजन ब्रेकिंग होना। और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम किसका होता है, हेलिकेज एंजाइम, यानी हेलिकेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। डीएनए बी या डीएनए सी भी कहते हैं, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब इसका काम होता है अनवाइंडिंग करना, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके क्या कर देता है, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, इसके आगे हम चलेंगे, फिगर में जब समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जैसे जैसे बॉन्ड को ब्रेक करता चला जाएगा, ये देखिए वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है यूकैरियोटिक में, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये जो सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्ड बने हैं फिर से आपस में कॉइलिंग ना कर जाए, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एसएसबीपी प्रोटीन एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है, सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीपी की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि दोनों स्टैंड जो सिंगल स्टैंड हुए हैं वो दोनों अलग अलग ही रहें। ठीक है, अब उसके बाद ये जो स्टैंड पीछे का स्टैंड होगा, ये भी जैसे जैसे ये दोनों ओपन करेंगे, आप समझिए एक रस्सी को लीजिए और एक छोर पे आप उसको ओपन करना शुरू कीजिए, तो ऊपर कॉइलिंग होती चली जाती है, यहाँ काफ़ी गहराई से कॉइलिंग होती चली जाती है। ये कॉइलिंग ना हो इसके लिए आपको एक अलग एंजाइम यूज करना होगा, टोपो आइसोमेरेज।
ठीक है। डीएनए गायरेज भी इसका दूसरा नाम है। कि टेंशन फ्री करने के लिए डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए को टेंशन फ्री रखने के लिए आपको टोपो आइसोमेरेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए, तुरंत लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। अगले है टूल्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आरएनए प्राइमर। अब प्राइमर की आवश्यकता होगी। प्राइमर का काम होता है डीएनए स्टार्टिंग में जब नया स्टैंड बनने का स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे ज़रूरत पड़ेगी प्राइमर की शुरुआत में, ठीक है। और ये डीएनए स्टैंड के 3 to 5 एंड पे ही जा कर के बाइंडिंग करता है आरएनए प्राइमर। ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि आरएनए प्राइमर डीएनए स्टैंड के कौन से एंड पे बैठता है, 5 to 3 इन डायरेक्शन या 3 to 5 इन डायरेक्शन, ये क्वेश्चन में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आरएनए प्राइमर ऑलवेज बैठता है किसके साथ, ज्वाइन करता है डीएनए के साथ 3 to 5 इन डायरेक्शन पे, और सिंथेसाइज करता है 5 to 3 इन डायरेक्शन। ओके, आइए नेक्स्ट एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम का काम होता है ज्वाइनिंग करने का काम। ज्वाइनिंग यानी 2 डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? लाइगेज एंजाइम। इन सब की कब ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ फिगर में। अगला जो टूल्स है सबसे इम्पॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से न्यू डीएनए स्टैंड का सिंथेसाइज होगा, ठीक। तो इसका फंक्शन क्या होता है? न्यू स्टैंड का सिंथेसाइज करना। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 टाइप के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के, 5 टाइप होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी आप कह सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ, डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ, इस तरीके से होगा। अब इन सबका फंक्शन क्या होता है इसको समझिए। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कौन करता है? फर्स्ट करता है, ठीक। दूसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों की क्या आवश्यकता होती है? डीएनए रिपेयर। जब डीएनए फर्स्ट फंक्शन करना बंद कर देता है किसी सेल्स में, तो वहाँ पर डीएनए सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ इसका फंक्शन करने लगते हैं, ठीक। यानी रिपेयर का काम इनका भी होता है। थर्ड की बात करते हैं, डीएनए सिंथेसाइज को टर्मिनेट करने का काम, सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसका होता है? किसका होगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। ये आता है और आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सीधा हम मैकेनिज्म पे चलते हैं। फिगर पे बात करते हैं, इसका फिगर कैसे बनता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। आइए देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे स्टार्ट होती है। तो गाइस, डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है वो मुख्य रूप से 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप है इसमें इनिशिएशन। दूसरा स्टेप है इलोंगेशन। और तीसरा स्टेप है इसमें लास्ट हो जाएगा टर्मिनेशन। तो इस 3 स्टेप में जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। आइए पहले स्टेप में हम बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप कैसे होगा, इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। इसी फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा कि तीनों स्टेप कब स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखिएगा इनिशिएशन। इन स्टेप ऑफ इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आएगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, यूँ समझिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जैसे ऊपर का ये दिख रहा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक करने का काम करता है कौन? हेलिकेज एंजाइम। तो सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होगा, कौन से एंजाइम हैं जो इनिशिएशन में लगेंगे उसको पहले आप देख लीजिए। पहला काम क्या होगा? हेलिकेज एंजाइम का आना और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, इनिशिएशन होगा, ओके। अब उसके बाद दूसरा एंजाइम होगा टोपो आइसोमेरेज या गायरेज भी बोलते हैं इसको। टोपो आइसोमेरेज का काम होता है कि जैसे ही आप ये दोनों स्टैंड सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होता रहेगा, उस समय इस साइड का जो डीएनए स्टैंड है वो कॉइलिंग करता चला जाता और गहराई से कॉइलिंग करता चला जाता है। तो इसमें जो टेंशन बनता है वो टेंशन ना हो, इसके लिए यहाँ पर एंजाइम यूज होगा टोपो आइसोमेरेज या गायरेज एंजाइम, जिसकी वजह से ये टेंशन नहीं हो पाएगा। सो याद करिएगा
कि टोपो आइसोमेरेज का क्या फंक्शन है, टेंशन ना होने पाए डीएनए में। ठीक है, अब अगला, ये 2 एंजाइम आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यूज हो गए। तीसरा एंजाइम, अब ये जो स्टैंड सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इन्हीं दोनों स्टैंड को, ये दोनों स्टैंड फिर से आपस में दोनों मिलने ना पाए। जैसे किसी रस्सी को आप ओपन करते हैं तो अगर नीचे वाला पार्ट अगर आप छोड़ देते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, फिर से कॉइलिंग कर जाता है। वहीं उसको दोनों को अगर खींचते रहते हैं तो ऊपर का भाग भी कॉइलिंग करता चला जाता है। तो ऊपर का भाग कॉइलिंग ना करे, इसके लिए टोपो आइसोमेरेज, और ये दोनों सिंगल स्टैंड आपस में ना जुड़े फिर से, इसके लिए आपको चाहिए SSBP यानी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन चाहिए जिसकी वजह से दोनों स्टैंड ओपन रहेंगे ऑलवेज। ये 3 हो गए। चौथा, 4th नंबर में आपको इनिशिएशन में क्या चाहिए। इनिशिएशन में 4th नंबर में आ जाएगा RNA प्राइमर। क्या होगा, RNA प्राइमर। अब RNA प्राइमर की आवश्यकता होगी। RNA प्राइमर आकर के सिंगल स्टैंडर्ड DNA के 3 to 5 इन डायरेक्शन पे बैठ जाएगा, यानी बाइंड हो जाएगा। इस पॉइंट को जरूर ध्यान से देखना। क्या होगा कि RNA प्राइमर, और जो RNA प्राइमर होगा ऑलवेज 5 to 3 इन डायरेक्शन का होगा। ठीक है, यानी DNA न्यू DNA का सिंथेसाइज 5 to 3 इन डायरेक्शन की तरफ होगा फॉरवर्ड, और जिस सिंगल स्टैंड से जुड़ेगा वो DNA का स्टैंड होगा 3 to 5 इन डायरेक्शन। अब देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। आ गया, जैसे ही RNA प्राइमर इसके साथ जुड़ गया वैसे ही आ जाएगा DNA पॉलीमरेज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम। और कौन सा होगा, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, तो नए DNA स्टैंड का फॉर्मेशन कौन सा DNA करता है, कौन सा एंजाइम करता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। अब जैसे ही DNA पॉलीमरेज फर्स्ट आकर के प्राइमर के साथ जुड़ जाएगा वैसे ही न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब न्यू स्टैंड का स्टार्ट होगा तो वही स्टेप हो जाएगी इलॉन्गेशन की। क्या हो जाएगी, इलॉन्गेशन की स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलेंगे इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन की प्रोसेस कौन करता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। ध्यान देना अपने दिमाग में। अब आगे बात करते हैं। इस तरीके से पहले स्टैंड पर DNA का सिंथेसाइज कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 to 5 इन डायरेक्शन पे आसानी से RNA प्राइमर जुड़ जाता है, और इसी वजह से इस तरफ का जो स्टैंड होगा कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता रहेगा। तो इस स्टैंड को बोलेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ 3 to 5 इन डायरेक्शन स्टैंड ऐसे होगा। इस वजह से यहाँ पर DNA का सिंथेसाइज फ्रेगमेंट के रूप में होता है। इसी वजह से जो RNA प्राइमर होगा, यानी ये RNA प्राइमर है ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, वो यहाँ पर यानी फ्रेगमेंट के रूप में जुड़ेगा। तो फ्रेगमेंट के रूप में न्यूली सिंथेसाइज DNA का फॉर्मेशन भी करेगा। यानी जो नए स्टैंड पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से नए स्टैंड का फॉर्मेशन जो होगा वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में होता है, और इस स्टैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ओके, क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है इसीलिए डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड इसको हम बोलेंगे। अब एक और इसका नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बहुत ज़्यादा आता है ये प्रश्न, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। कब बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने इस फ्रेगमेंट के बारे में सबसे पहले बताया, यानी जो लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस होता है, इसके बारे में सबसे पहले ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने बताया है। इसी वजह से इसका नाम उन्होंने रख दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ गए क्यों होता है, क्यों फ्रेगमेंट के रूप में होता है, इसको हमने पहले ही बता दिया। क्योंकि इधर से जिस स्टैंड से RNA प्राइमर जुड़ेगा वो 3 to 5 इन डायरेक्शन ऐसे होगा, और इधर से प्राइमर को जुड़ने में प्रॉब्लम होती है, आसानी से नहीं जुड़ पाता, इसीलिए ये फ्रेगमेंट के रूप में जगह जगह पर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से DNA का फॉर्मेशन भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में ही होगा। सो इसको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये हो रहा है इलॉन्गेशन की प्रोसेस। समझ रहे हैं, इलॉन्गेशन की प्रोसेस चल रही है। अब आगे हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। किसकी बात करेंगे, टर्मिनेशन की। इलॉन्गेशन के बाद आ जाएगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन प्रोसेस में आ जाएगा DNA पॉलीमरेज
पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज के हमने 5 टाइप बताए। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 बताए। पहले का काम होता है डीएनए का न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना। दूसरे तीसरे का काम होता है डीएनए सिंथेसाइज को टर्मिनेट करना यानी रोकना। और सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ का काम भी होता है रिपेयर करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा और आरएनए प्राइमर को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव कर देगा। जब इसको रिमूव कर देगा तो चूँकि ये पूरा का पूरा स्टैंड जो बना है, न्यू स्टैंड के साथ यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का सीक्वेंस लगा हुआ है यानी फर्स्ट का, और ये आरएनए प्राइमर के, यानी इसमें सीक्वेंस किसके होंगे, नाइट्रोजन बेस के, यूरेसिल होगा और डीएनए में होना चाहिए थाइमिन। इसी वजह से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है और उसमें डीएनए के सीक्वेंस होते हैं बेस पेयर। अब वो आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी रिमूव हो जाएगा। ये दोनों के रिमूव होने के बाद ये यहाँ से जुड़ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और ये गैप जो बचेगा इसको ज्वाइन करने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज, ये टर्मिनेशन चल रहा है, ध्यान देना है। लाइगेज एंजाइम आएगा और इसको सील कर देगा, जोड़ देगा। ओके, जुड़ जाएगा। यानी यही सारी प्रोसेस इस स्टैंड पे भी होगा, जगह जगह पे सील कर देगा। तो ये पूरा का पूरा डीएनए का स्टैंड इधर का कंटिन्यूस कंप्लीट बन जाएगा और दूसरी तरफ का जो होगा वो फ्रेगमेंट के रूप में बनता है। तो सील करने के बाद ये भी क्लियर बन जाएगा। डबल स्टैंडर्ड, 2 न्यू डबल स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार जो दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म होंगे, एक ओल्ड होगा, एक स्टैंड इसमें ओल्ड होगा तो दूसरा न्यू होगा, और इसमें भी न्यू और ओल्ड दोनों होंगे। इसी तरीके से डीएनए की मैकेनिज्म आज यहीं पे यानी रिप्लिकेशन की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें यानी सब्सक्राइब करें। दोस्तों के पास शेयर करें अपने। ओके।